हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडवोकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूँ यहाँ पर JAIB जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड DBF यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो JAIB अक्टूबर 2023, आपको बता दें 24 अगस्त को हमारी एक न्यू बैच लॉन्च हुई है। एंड JAIB इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स। अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। JAIB 1 सालों के लिए जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है टोटल 6,399 रुपये, लेकिन आप जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करेंगे RP10 आपको इंस्टेंट यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी अगर आप 30 सितंबर से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 25% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे कलीग्स ग्रुप में बता दीजिए कि क्लासेस शुरू हो चुकी है। JIB पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके मॉड्यूल ए में इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल सी है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पेपर नंबर 2 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग, जिसके मॉड्यूल ए में है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल बी है यहाँ पर फंक्शंस ऑफ बैंक, मॉड्यूल सी है यहाँ पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी, मॉड्यूल डी है एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पेपर नंबर 3 है यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसके मॉड्यूल ए में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, मॉड्यूल बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोर बैंकिंग सिस्टम, मॉड्यूल सी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉड्यूल डी है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। पेपर नंबर 4 है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए में रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल बी है रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, मॉड्यूल सी है सपोर्ट सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट, मॉड्यूल डी है वेल्थ मैनेजमेंट, मॉड्यूल ई है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन्स। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट जो आपका यूनिट नंबर 30 है, यूनिट नंबर 30 है, और ये है आपका मॉड्यूल नंबर डी, पेपर 1। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी मार्केट। मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, बी ऑप्शन है मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, सी ऑप्शन यहाँ पर मार्केट ऑफ रियल एस्टेट ट्रेडिंग, एंड डी ऑप्शन है मार्केट ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसीज। तभी कुछ नहीं करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च ऑप्शन में जाकर के मुझे आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, रवि प्रताप कर्ण, आपको सारी हमारी क्लासेस दिख जाएंगी। वहाँ पर आप प्रोफाइल में जाएंगे, आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। कविता वर्मा 1B। क्वेश्चन है हु आर प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल नोटिस और टर्म मनी मार्केट। पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशंस, बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स एंड गवर्नमेंट एंटिटीज। बताइए आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अच्छा, सबको तो दिख रहा था क्लास। इसका आंसर हो जाएगा बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स। वेरी गुड इवनिंग संतोष जी। आप क्या करिए ना, सर्च ऑप्शन में जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए रवि प्रताप कर्ण नाम से, आपको सारी क्लासेस दिखेंगी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंडिंग पीरियड फॉर कॉल मनी? व्हाट इज द लेंडिंग पीरियड फॉर कॉल मनी? पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1 डे, 7 डे, या फिर 30 डेज और 365 डेज। बताइए आंसर। एनिमा वेरी गुड इवनिंग टू सी। संतोष जी गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को शेयर कर लीजिएगा। तो यहां पर देखो, अगर लोन क्या होता है ना कि लेट नाइट टू 1 डे के लिए होगा तो कहलाएगा क्या? कॉल मनी। अगर वहीं पर 2 डेज से 14 डेज होगा तो कहलाएगा नोटिस मनी। और अगर मोर देन 14 डेज होगा तो वो कहलाएगा टर्म मनी। क्लियर पॉइंट? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंडिंग पीरियड फॉर नोटिस मनी? बताइए आंसर। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उनको हम बता दें कि ये जो यूनिट नंबर है ये 30 है, पेपर नंबर 1, और मॉड्यूल है डी नंबर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंडिंग पीरियड फॉर नोटिस मनी? बताइए आंसर। लेंडिंग नोटिस मनी का क्या होता है कि 2 डेज से 14 डेज, और 14 डेज के बाद यानी कि 15 डेज से फिर 365 डेज तक टर्म मनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंडिंग पीरियड फॉर टर्म मनी? बताइए आंसर। आई गया क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में बताओ आंसर क्या होगा। एनिमा 5A, कविता वर्मा 5A। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 डेज टू 1 ईयर। और एक चीज और याद रखना, 15 डेज से 1 ईयर में 365 दिन नहीं, 364 दिन ही लेंगे। कब? जब मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा तब। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी? कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट्स, regulations, availability of collateral, surplus fund available with lender and demand for the same, and durations for the of the lending period। बताइए आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी? इस पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करेगा? तो याद रखिएगा कि जो लोन देता है वही लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। आरबीआई बस सुपरविजन करती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कौन करेगा?
जब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो एक कमर्शियल बैंक जो है वही फोन पर डिटर्मिनेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, या मेल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सुपरवाइजेस द कॉल नोटिस एंड मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट एंड नोटिस मनी मार्केट, बताइए आंसर। 24 ए नंबर एनिमा, 7 ए संतोष ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आरबीआई ही कहीं ना कहीं सुपरवाइज करेगी और मनी मार्केट के रेगुलेटर्स जो है वो आरबीआई ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच इंस्टीट्यूशंस कैन ऑपरेट एज लेंडर ओनली इन द कॉल मनी, नोटिस मनी एंड नोटिस मनी मार्केट, बताइए आंसर। पहला ऑप्शन है बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स, तीसरा यहाँ पर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, एंड चौथा है नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस विद स्पेसिफिक परमिशंस। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस विद स्पेसिफिक परमिशंस। देखो एनबीएफसी में सारे एनबीएफसी को रेगुलेट नहीं करती है आरबीआई, याद रखिएगा, कुछ ही एनबीएफसी को रेगुलेट करती है आरबीआई। लेकिन अगर कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के बेनिफिट कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लेना चाहेगी तो वहां उसे आरबीआई से परमिशंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज द कॉल नोटिस एंड मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट, बताइए आंसर। संतोष जी 9D। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड नोटिस एंड मनी मार्केट, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीडी स्टैंड्स फॉर, पीडी किसे कहते हैं मनी मार्केट में, बताइए। पीडी
पीडी मतलब होता है यहाँ पर प्राइमरी डीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एनडीएस कॉल सिस्टम? बताइए आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एनडीएस कॉल सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट डील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरटीजीएस सिस्टम? बताइए आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरटीजीएस सिस्टम? पहला ऑप्शन है कि सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड बैंक विद इन इंडिया। बी ऑप्शन है सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन बैंक ग्लोबली। बताइए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरटीजीएस सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फंड बैंक विद इन इंडिया। वैसे अब इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ट्रांजेक्शन्स होता है, लेकिन आरटीजीएस एनईएफटी बेसिकली आरबीआई के ही प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेजरी बिल? पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस। बी ऑप्शन है टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर न्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डी ऑप्शन है टू परचेज स्टॉक इन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। बताइए आंसर। तो आज कितने बजे तक पढ़ोगे तुम लोग बताओ? क्योंकि कल तो बहुत जगह पर छुट्टियां हैं, कुछ स्टेट में छुट्टी है, कुछ में नहीं है। कब तक पढ़ सकते हैं आप? मनोज जी लाइव नहीं आए हैं। ताविस 13B बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेप्ट ऑब्लिगेशंस। ट्रेजरी बिल क्या होता है कि यहाँ पर आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, जो 91 दिन, इसका दोगुना कर देना 182 दिन और इसका दोगुना कर देना 364 दिनों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इश्यूड? बताइए। ये अभी हम बताए ना आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इश्यूड, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। क्या होगा आंसर यहाँ पर? थोड़ा स्पीड में चलते हैं, स्पीड में आंसर देते जाइए। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इश्यूड? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ट्रेजरी बिल्स सोल्ड? पहला ऑप्शन है थ्रू डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है थ्रू एन ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस, सी ऑप्शन है थ्रू ए कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर ऑक्शन एंड डी ऑप्शन है थ्रू ए लॉटरी सिस्टम। बताइए आंसर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देते जाइए। संतोष जी 15B, ताविस 15B। इसका आंसर हो जाएगा थ्रू ए कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बी है यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परमिटेड बाय आरबीआई टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है ओनली रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड डी ऑप्शन है ओनली म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। बताइए आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन है कि हु कैन इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? SJ रॉक्स जी, हम JIB के लिए पढ़ा रहे हैं अभी। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो आपका एक इंटरनल एग्जाम होगा JAIB, जूनियर एसोसिएट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, या आप बैंक में जाना चाहते हैं तो एक एग्जाम होता है DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसी के लिए पढ़ा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परमिटेड बाय RBI टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, who is permitted to subscribe to CD? All option है only corporations and companies, B option है only non-resident Indian, C option है individual corporations, companies, trust fund associations etc. and D option है only banks, mutual funds, provident and pensions fund, insurance companies। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, who is permitted to subscribe to CD? संतोष 23rd C, तविश 23rd C। इसका आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड, एसोसिएशंस एटसेट्रा। And the next question is, what is the minimum amount for CD? CD मिनिमम कितने अमाउंट का होगा बताइए? 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCD इश्यू एट फेस वैल्यू और एट डिस्काउंट और एनी अदर वैल्यू। CD किस वैल्यू पर मिलती है? तो याद रखिएगा CD यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू पर मिलता है CD, और समय से पहले इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द मेन सब्सक्राइबर ऑफ CD? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशंस फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रस्ट एंड एसोसिएशंस। बताइए आंसर। संतोष 26B, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैंक्स, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट एंड पेंशंस फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन कैन ए CD बी बाउट बैक एट प्रिवेलिंग ऑफ एनी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस? पहला ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू, बी ऑप्शन है 1 day आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू, सी ऑप्शन है 7 day आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू। हाँ, म्यूचुअल फंड भी, एंड 30 days आफ्टर डेट ऑफ इश्यू। बताइए आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, व्हेन कैन ए CD बी बाउट बैक एट प्रिवेलिंग ऑफ एनी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस? इसका आंसर हो जाएगा 7 days आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कमर्शियल पेपर? बताइए कमर्शियल पेपर क्या है? हम बताए थे आपको कि मुंबई के चावरी बाजार में क्या हुआ था कि वहां के बिजनेसमैन आपस में कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे,
जब उनके पास कैश का अभाव हो गया तो उन लोगों ने अपना टोकन बना लिया, जो कि ऑलरेडी एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। तो यही होता है सीडी, कि बिजनेसमैन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करता है सीडी, जो कि अनसिक्योर्ड एक प्रोमिसरी नोट है, और ये 7 दिन से 364 दिनों के लिए होगा। यानी हम बताए थे आपको, मनी मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पर कि गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा रेज करना है तो ट्रेजरी बिल इशू कर देती है, कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए अगर फंड रेज करना है तो कमर्शियल पेपर, और बैंक को मार्केट से पैसा रेज करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु इज एलिजिबल टू इश्यू कॉमर्शियल पेपर। पहला ऑप्शन है वनली गवर्नमेंट्स एंटिटीज, बी ऑप्शन है वनली बैंक्स, सी ऑप्शन है कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डी ऑप्शन है वनली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बताइए आंसर। बताइए आंसर क्या होगा। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तविस 28 बी, एनिमा 29 सी, तविस 29 सी। इसका आंसर हो जाएगा कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर एंटिटीज अदर देन एनबीएफसी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इश्यू सीपी कमर्शियल पेपर। पहला ऑप्शन यहाँ पर ₹50 करोड़, बी ऑप्शन है ₹100 करोड़, सी ऑप्शन है ₹200 करोड़ एंड डी ऑप्शन है ₹500 करोड़। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर एंटिटीज अदर देन एनबीएफसी एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इश्यू सीपी। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उनको हम बता दें कि ये है आपका यूनिट नंबर 30, JAIIB इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मॉड्यूल नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूएंस ऑफ सीपी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए। बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फॉर इश्यूएंस ऑफ सीपी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए या पीएफआरडीए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज। नंबर 27, यूनिट नंबर 27, और जो 27 नंबर यूनिट है जिसमें कि आपको पढ़ना है यहाँ पर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। ये चैप्टर डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया। पहला ऑप्शन है टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक in the financial system. B option है to protect the interest of the financial institutions. C option है to ensure that the financial market are inefficient and D option है
to give a particular segment an unfair advantage. बताइए आंसर. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया. व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इंडिया. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द फाइनेंशियल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल बिहाइंड प्रूडेंट रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. प्रूडेंट रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. पहला ऑप्शन यहाँ पर टू प्रमोट इम्प्रूडेंस अमॉन्ग द प्लेयर्स. बी ऑप्शन है टू डिक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द सिस्टम. And C option है to ensure that the financial market are both fair and efficient. And D option है to ensure that market participants do not measure up the rule of the marketplace. The rule of the marketplace. बताइए आंसर क्या होगा. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल बिहाइंड प्रूडेंट रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट. क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन प्रोटेक्टिंग investors interest. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर बाय द इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट are fair to the interest of the market participants. First option है to give any particular segment an unfair advantage. B option है to ensure that the market participants measure up the rules of the marketplace. C option है यहाँ पर to generate, maintain and promote confidence and trust of the public in the financial system. And D option है to ensure that financial instruments are fair to the interest of the market participants. सही आंसर. क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर फेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर फेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द आरबीआई इन द फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया. What is the role of the RBI in the financial regulations in India? पहला ऑप्शन यहाँ पर regulating the insurance sector, banking. B ऑप्शन है regulating the pension sector. C ऑप्शन है regulating the banking sector and D ऑप्शन है regulating the stock market. बताइए आंसर. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि what is the role of RBI in financial regulations in India? संतोष C नंबर, एनिमा 4A, तविश 5C. इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया? ICAI, ICMAI, IRDA या ICSI? बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया? बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI? व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द RBI? पहला ऑप्शन यहाँ पर सेंट्रल बैंक, दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, तीसरा ऑप्शन है कमर्शियल बैंक एंड चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक। बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द RBI? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये बुक थी जो 1923 वर्ष 1923 में लिखी गई थी। बताइए इसका नाम क्या है? और इसी को आधार बनाया गया इंडिया में RBI के गठन का। किसको? जो बुक था, बुक का नाम क्या है? बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट द RBI? बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द RBI? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। यही बुक था और इसी बुक का ये बुक पब्लिश हुआ था 1923 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था इस बुक को। फिर 1926 वर्ष 1926 हिल्टन एंड यंग कमीशंस आ गए जिसे हम लोग रॉयल कमीशंस कहते हैं, और इसी कमीशंस के रिकमेंडेशंस पर जो है गठन हुआ किसका? तो RBI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? 2, 4, 6 और 8? 2, 4, 6 और 8? बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 टोटल। देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें गवर्नर की संख्या कितनी होती है? 1। जो डिप्टी गवर्नर है वो होता है 4। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर हैं या फिर बात करें तो गवर्नमेंट्स के, वो होते हैं टोटल 2। 4 मेंबर आता है कहां से? तो लोकल बोर्ड्स, या फिर बात करें तो जोनल ऑफिस, और 10 मेंबर चुना जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 21। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंट्रोल द RBI? बताइए हु कंट्रोल द RBI?
पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा यूनियन गवर्नमेंट एंड चौथा यहाँ पर लोकल बोर्ड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु कंट्रोल द आरबीआई, गवर्नर या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यूनियन गवर्नमेंट या लोकल बोर्ड्स। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई पर द प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन है टू मेंटेन monetary stability, C option है to ensure stable payment system and D option है to promote the development of financial market। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई एज पर प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। बताइए आंसर। संतोष 12A, इसका आंसर हो जाएगा टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मॉनेटरी स्टेबिलिटी होगा तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई। पहला ऑप्शन यहाँ पर टू इंश्योर साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साउंड मतलब ज्यादा पूंजी ज्यादा कैपिटल वाला इंस्टीट्यूशन हो, एंड द बी ऑप्शन है टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन है टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड द क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड डी ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। बताइए आंसर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई। इसका आंसर हो जाएगा यहां पर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट एलोकेशंस बाय द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू इंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट। पहला ऑप्शन यहां पर नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड चॉइसेस, सी ऑप्शन है द नीड्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस, द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस। बताइए आंसर। तो क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एलोकेशंस बाय द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू इंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट। पहला ऑप्शन है नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न, बी ऑप्शन है इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड चॉइसेस, सी ऑप्शन है द नीड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डी ऑप्शन है द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस, द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम एंड डी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई।
क्या था वो, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। पहला ऑप्शन है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन है टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम एंड डी ऑप्शन है टू प्रमोट द डेवलपमेंट मार्केट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मीन्स दैट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मीन्स दैट, one option is the value of the currency remains in constant and the B option is the interest rates remain constant, C option है यहाँ पर the inflation rate remains constant। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी मीन्स दैट, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज टू, पहला ऑप्शन है इंश्योर हाई इंटरेस्ट रेट्स, बी ऑप्शन है इंश्योर लो इंटरेस्ट रेट, सी ऑप्शन है इंश्योर द रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड डी ऑप्शन है इंश्योर हाई प्रॉफिट फॉर बैंक्स। बताइए आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी इज टू, इसका आंसर हो जाएगा यहां पर इंश्योर द रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, पहला ऑप्शन है टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्रमोटिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, बी ऑप्शन है टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन है टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट to the productive sectors of the economy and D option है to promote high inflation। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि what is the goal of the monetary policy, what is the goal of the monetary policy। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स such as promoting growth and maintaining price stability। Next question है कि what is the framework used by RBI to achieve its objectives, पहला ऑप्शन है यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट रेट अप्रोच बैंकिंग, बी ऑप्शन है मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, सी ऑप्शन है मल्टीपल करेंसी अप्रोच एंड डी ऑप्शन है मल्टीपल टैक्स रेट्स। बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय आरबीआई टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया,
What are the main objective of the monetary policy in India? पहला ऑप्शन है maintaining price stability, ensuring adequate flow of credit and maintaining financial stability. B option है maximizing inflation, reduce credit availability and promoting economic instability. And the C option is reducing economic growth, increasing inflation and destabilizing financial market. And the D option यहाँ पर none of the above. बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू. व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू. पहला ऑप्शन यहाँ पर डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट. बी ऑप्शन है रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट. सी ऑप्शन है सेट्स फिजिकल पॉलिसी एंड डी ऑप्शन है प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट. प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट. बताइए आंसर. तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू. व्हाट डज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डू. इसका आंसर हो जाएगा यहां पर डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि हु आर द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. पहला ऑप्शन है गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड द थ्री members to be appointed by the central government. B option is governor of RBI and three members appointed by the central government. C option is governor of RBI and deputy governor in charge of monetary policy and D option is governor of RBI, deputy governor in charge of monetary policy and all the directors of RBI. बताइए आंसर क्या होगा. इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वन ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड थ्री मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओपन डज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट. हाउ ओपन डज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट. पहला ऑप्शन यहाँ पर वंस ए ईयर, दूसरा है ट्वाइस ए ईयर, तीसरा है 4 times ए ईयर एंड चौथा एट लीस्ट 6 times ए ईयर. तविस 22A, अनीमा 23rd B. इसका आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 6 times इन अ ईयर. देखो होता क्या था, पहले होता था 3 महीनों पर, हर 4 महीनों के अंतराल पे, महीनों की संख्या 12, फिर हर 4 महीनों पर होने लगा हर प्रत्येक 3 महीनों पे, और फिर 8 बार होने लगा मॉनेटरी पॉलिसी प्रत्येक 1.5 महीनों पर, और अब होता है 6 बार प्रत्येक 2 महीनों पर. यानी कि याद रखिएगा आरबीआई रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी 6 times इन अ फाइनेंशियल ईयर बाई मंथली. Question is what are the indicators monitored by the RBI in the formulations of monetary policy. पहला ऑप्शन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट एक्सचेंज रेट, ट्रेड कैपिटल फ्लोज एंड फिजिकल पोजीशंस. बी ऑप्शन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ओनली. सी ऑप्शन एक्सचेंज रेट, ट्रेड कैपिटल फ्लोज एंड फिजिकल पोजीशंस ओनली. एंड डी ऑप्शन यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट एंड मनी सप्लाई ओनली. बताइए आंसर क्या होगा.
क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंडिकेटर्स मॉनिटर्ड बाय द आरबीआई इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट एक्सचेंज रेट, ट्रेड कैपिटल फ्लोज एंड फिस्कल पोजीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, तो जैसे कि सीआरआर एंड एसएलआर, ये डायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में क्या है, तो रेपो है, रिवर्स रेपो है, सीआरआर है, एसएल नहीं, रेपो रिवर्स रेपो है, बैंक रेट है, एमएसएफ है, ये सब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी। देखो डायरेक्ट टूल्स का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी एनडीटीएल आएगा उसका वो सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व रख देती है। यानी कि अगर 100 रुपये एनडीटीएल है, 4 रुपया रिजर्व रखना ही है, बच गया कमर्शियल बैंक के पास 96 रुपीज। तो सीआरआर जो होता है ना वो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है मार्केट पे, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा तो डिपॉजिट लेगी लेकिन उसका सर्टेन परसेंटेज उसे रिजर्व रखना है कहाँ पे, आरबीआई के पास। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, कमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन दे रही है। तो अगर मान लो कि अभी कमर्शियल बैंक को लोन ज्यादा रेट पर मिल रहा है तो कस्टमर को नहीं देगी, कुछ दिन बाद देगी लोन। इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है ये रेपो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द हेल्प्स इन फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, बताइए आंसर। तो अब इस बस क्वेश्चन नंबर और ABCD लिखिए, उसके आगे आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी एंड मनी एंड क्रेडिट, एंड बी ऑप्शन है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर टू इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कैश दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। बताइए आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, CRR। इसका आंसर हो जाएगा टू इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज आरबीआई पे एनी इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। पहला ऑप्शन है यस, आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस, बी ऑप्शन है नो, आरबीआई डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंसेस, सी ऑप्शन है इट डिपेंड्स ऑन द बैंक साइज, एंड डी ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द बैंक्स परफॉर्मेंस। बताइए आंसर। एनिमा 26D, ताविस डी नंबर एनिमा 27B। इसका आंसर हो जाएगा नो, आरबीआई डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन CRR बैलेंस। जब CRR में कमर्शियल बैंक अपना पैसा यानी एनडीटीएल का सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में कमर्शियल बैंक रिजर्व रखती है कहां पर, आरबीआई के पास। लेकिन आरबीआई इस पर कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, बी ऑप्शन है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, डी ऑप्शन है टू इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर लायबिलिटीज इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ SLR। पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट,
बी ऑप्शन है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, डी ऑप्शन यहाँ पर टू इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर लायबिलिटीज इन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। एनीमा 28D इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर to ensure that banks maintain a certain percentage of their liabilities in high quality liquid assets. Next question है, what are the assets eligible for being invested in for maintenance of SLR? पहला ऑप्शन है कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बी ऑप्शन है कैश, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, सी ऑप्शन है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइन सिक्योरिटीज एंड SLR, एंड द डी ऑप्शन है यहाँ पर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज and any other securities as directed by RBI. बताइए आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर द एसेट्स एलिजिबल फॉर बीइंग invested in for maintenance of SLR। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एनी अदर सिक्योरिटीज एज डायरेक्टेड बाय RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। पहला ऑप्शन है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बी ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, सी ऑप्शन है कैश रिजर्व रेशियो एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बताइए आंसर। एनीमा 30C इसका आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। देखो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है तो याद रखिएगा CRR और SLR। ये इसलिए है कि NDTL जितना भी होगा कस्टमर का डिपॉजिट तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी ही, लेकिन उसका सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म में RBI के पास कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में अपने पास रिजर्व रखेगी। इसे क्या कहेंगे SLR। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर which sections of the Reserve Bank of India Act 1934 prescribed CRR for scheduled commercial bank। पहला ऑप्शन है सेक्शन 42(1), दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 45(ZB), तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 56(2) एंड चौथा ऑप्शन है सेक्शन 58(A). बताइए आंसर। CRR जो है वो फॉलो करती है RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42, ठीक है। और वहीं पर अगर SLR होता ये फॉलो करती है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ RBI लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस LTRO। ये लॉन्च हुआ था 2020 में LTRO। और हाँ सेशन को अब छोड़ ही देते हैं, कल सुबह अब होंगी क्लासेस, तो कल सुबह इसी टाइम में आप लोग लाइव आ जाइएगा 6 बजे से 8 बजे के बीच में, ठीक है।
6 से 8 के बीच में आप सभी लाइव आ जाइएगा कल सुबह। एकेडमी लर्निंग ऐप पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। कोड है मेरा RP10। अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कल तक ऑफर है 25% तक का डिस्काउंट। यूट्यूब की क्लासेस हमारी डेली आती है रात 9 बजे और प्लस की क्लासेस 10:30 साढ़े 11 बजे। तो इंट्रोड्यूसिंग डेली MCQ क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। कोड है RP10। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और कल वाली टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह की 6 बजे से 8 बजे तक ये आपका यूट्यूब सेशन का टाइम होगा। बाकी स्पेशल क्लास होंगी। तो आपको बता दें फिर से कि सुबह 6 बजे से 8 बजे आपकी यूट्यूब सेशन होंगे। ठीक है, थैंक यू।